सुरैया टीवी के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि 3 लड़कियों के कत्ल का इरादा हो चुका था और रजब उनको कत्ल करवाना चाहता था और लड़कियां वहां से फरार का रास्ता सोच रही थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि उन 3 लड़कियों ने फरार होकर कहां पहुंची। क्या वो सरा के अंदर ही मर गईं या फिर वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गईं, और इसके बाद रजब के साथ कौन सा वाक़या पेश आया। क्या रजब को उन सूडानियों ने कत्ल कर दिया या फिर वो भी वहां से बचकर भाग गया, और लड़कियों के साथ रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई और लड़कियों के साथ सराह में कौन सा सलूक हुआ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। उन्होंने दिन के वक्त देखी थी। इस खित्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे और दूर थे। इन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जरूरत नहीं कर सकता, अगर भागेगा तो सरा इस रास्ते में ही ख़त्म कर देगा। लेकिन वो 3 लड़कियाँ वहाँ से फरार हो चुकी थी और सरा में जा रही थी। यह सब वाक़या सरा के अंदर पेश आ रहा था, मगर लड़कियाँ इस सरसब्ज़ खुशनुमा और हौलनाक कैद खाने से निकल गईं। वो इसी रास्ते से फ़लस्तीन जाना चाहती थी जिस रास्ते से रजब इन्हें लाया था। वो थी तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और इन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर इन्हें ये इल्म नहीं था कि सरा में इस कदर फ़रेब छुपे हुए हैं कि दानिशमंदों को भी अक्ल का अंधा कर दिया करते हैं। याद रखें कि ये 3 लड़कियां फ़रार हो चुकी हैं और अब सरा के अंदर मौजूद हैं, और ये सारे वाक़यात सरा में उनके साथ पेश आ रहे हैं। इतने तवील सराई सफ़र पर लोग काफ़िलों की सूरत में निकला करते थे और इनके पास सरा की हर आफत का मुकाबला करने का एहतमाम होता था। रात के वक्त सरा सख्त था। तीनों लड़कियों ने इस जगह से कुछ दूर घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता एड़ियां लगाईं। घोड़े सर पर दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर इन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। बाकी रात घोड़े इसी रफ्तार पर चलते रहे। सुबह तुलू हुई और जब सूरज ऊपर आया तो लड़कियों इर्द गिर्द के गोल गोल नीले थे और इनसे आगे रेतली मिट्टी की ऊंची और पहाड़ियां खड़ी थीं। कोई रास्ता न था। इन्होंने सूरज से अपनी सिमत का अंदाज़ा लगा लिया और टीलों के भूल बेलों में दाखिल हो गए। घोड़े प्यासे थे। हर घोड़े पर पानी का एक छोटा मशकीज़ा था जो एक दिन के लिए भी काफ़ी नहीं था। घोड़ों को कहाँ से पानी पिलाया जाता। लड़कियाँ किसी नखलस्तान की तलाश में चली गईं। सूरज ऊपर उठता गया और सरा को दोज़ख बनाता गया। नखलस्तान का कहीं निशान और तस्वर भी नज़र नहीं आता था। रजब इसके साथ सूरज तुलू होने पर भी ना जागे। वो तो बेहोशी की नींद सोए हुए थे। रोज अपने 3 हबशियों के साथ आया। इसने सबसे पहले लड़कियों के खेमे देखे। खेमा खाली था। इसने रजब को जगाया और कहा, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। रजब हड़बड़ा कर उठा और परहोत को कायल करने की कोशिश करने लगा कि इन लड़कियों को ज़ाया न करे। इसने इसे तफसील से बताया कि इन लड़कियों से क्या काम लेना है, मगर फरोत ने इसकी एक भी ना मानी। रजब ने अपने साथियों को जगाना चाहा तो हबशियों ने इसे पकड़ लिया। फरोत ने पूछा, लड़कियां कहाँ हैं? रजब ने वहीं से लड़कियों को पुकारा तो इसे कोई जवाब न मिला। खेमे में जाकर देखा, इन्हें इधर उधर देखा, वो कहीं नजर न आई। अचानक नजर जीनों पर पड़ी। जीने गायब थी। घोड़े देखे गए तो 3 घोड़े गायब थे। रजब ने फरोज से कहा, वो तुम्हारे डर से भाग गई हैं। तुमने बड़े काम की लड़कियों को भगा दिया है, इन्हें तुमने भगाया है। फरोज ने कहा और अपने 3 हबशियों से रजब को मुतल्लिक कहा, इसे ले जाकर बांधो। इसने अंगूक के देवताओं को फिर नाराज कर दिया है। अच्छे सवारों को बुलाओ और लड़कियों को पीछा करो, वो दूर नहीं जा सकती। रजब के एहतजाज और मिन्नत से मर्जी को नजरअंदाज करते हुए हबशी इसे अपने साथ ले गए और एक दरख्त के साथ इस तरह बांध दिया कि इसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। इसके सोए हुए साथियों के हथियार उठा लिए गए। फिर इन्हें जगा कर धमकी दी गई कि यहाँ से हले तो कत्ल हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद 6 घुड़सवार और शितर सवार आ गए। इन्हें लड़कियों के ताक़ुब में रवाना कर दिया गया। रेत पर 3 घोड़ों के कदमों के निशान था साफ थे। इसी सिमत को ये हबशी सवार इंतहाई रफ्तार से रवाना हो गए। लड़कियों को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि फरार और ताक़ुब में 8-10 घंटों का फ़र्क था। हबशी सवारों को ये सहूलत हासिल थी कि वह सराह के बेदी थे और मर्द थे, सख्तियाँ झेल सकते थे। आगे जाकर इन्हें ये मसला पेश आया कि हवा चल रही थी जिसने रेत उड़ाकर घोड़ों के कदमों के निशान गायब कर दिए। फिर भी वो अंदाजे पर चलते गए। 3-4 घंटों के ताक़ुब के बाद इन्हें आसमान की तरफ से आसमान पर उठती उफ़ के कुछ ऊपर तक मिटियाली सुर्खी दिखाई दी, जो ऊपर को उठती और आगे बढ़ती जा रही थी। सवारों ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। घोड़ों और ऊँटों को पीछे की तरफ मोड़कर सर पर दौड़ा दिया। ये सराह वो आंधी थी जो बड़े बड़े टीलों को रेत के ज़रों में बदल कर उड़ा देती थी। वो इंसान या जानवर कहीं रुक कर खड़ा है या बैठ जाए तो रेत इसके जिस्म के साथ रुक रुक कर इसे दफन कर देती है और वो टीला खड़ा हो जाता है। वहाँ आंधी से
कोई मजबूत टीला नहीं था। वो भाग कर अपनी पहाड़ी खित्ते तक पहुंचना चाहते थे जो बहुत ही दूर था। वहां तक आंधी पहुंच गई थी। इस खित्ते के दरख्त दोहरे होकर चीख रहे थे। झील के मगरमच्छ पहाड़ी के आबी गार में जा छुपे थे। प्रोत एक जगह जमीन पर घुटने टेके हुए हाथ हवा में बुलंद करता और जोर जोर से जमीन पर मारता था। हर बार बुलंद आवाज से कहता, अंगूर के देवता अपने कहर को समेट ले। हम दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां तेरे कदमों में पेश कर रहे हैं। वो इस आंधी को देवताओं का कहर समझ रहा था। सहरा और आंधी को चोरी दामन का साथ था, लेकिन सुर्ख और ऐसी तेज तंद आंधी कभी कभी चला करती थी। वो हबशियों के खतरे से तो बहुत दूर निकल गई थी, मगर सहरा के ऐसे खतरे में आ गई थी जो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इनके लिए दूसरी मुसीबत ये आई कि रेत की बौछारों और आंधी के सुनाटों से घबरा कर तीनों घोड़े मुंहजोर और बेलगाम होकर दौड़ पड़े। वो चूंकि इकट्ठे बिदके थे, इसलिए इकट्ठे ही दौड़ते जा रहे थे। इससे ये फायदा हुआ कि रेत में दब जाने का खतरा न रहा, मगर ये मालूम नहीं था कि बेलगाम घोड़े कहाँ जा रुकेंगे और वो जगह असल रास्ते से कहीं दूर होगी। लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घोड़ों को काबू में कर लेती, और घोड़ों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे ज्यादा दौड़ सकते। वो प्यासे थे और आधी रात से मुसलसल चल रहे थे। थकन और प्यास घोड़ों को बेहाल करने लगी। एक घोड़ा मुंह के बिल गिरा। इसकी सवार लड़की ऐसी गिरी कि घोड़ा उठा, और जब फिर गिरा तो लड़की इसके नीचे आ गई। इसे मरना ही था। कुछ और आगे गए तो एक घोड़े का तंद ढीला हो गया। जिन एक तरफ लड़ गई, इसकी सवार इसी पहलू पर गिरी, मगर बायां पांव रकाब में फंस गया। लड़की जमीन पर घसीटी जाने लगी। तीसरी लड़की इसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। इसका अपना घोड़ा बेकाबू था। वो अपनी साथी की चीखें सुनती रही, फिर चीखें खामोश हो गई और वो लड़की की लाश घोड़े के साथ जमीन पर जाता देखती रही। इस पर वो दहशत तारी हो गई। वो कितनी ही दिलेर क्यों न हो, आखिर लड़की थी। जोर से रोने लगी। ढीली जेन वाला घोड़ा रुक गया। तीसरी लड़की अपना घोड़ा न रोक सकी। उसने पीछे देखा। आंधी में उसे कुछ नजर न आया कि उसे घोड़े का क्या हशर। वो लड़की को तो यकीनन मर चुकी थी। तीसरी लड़की अकेली रह गई थी। इसने रुकाबों से पांव पीछे कर लिया। इसकी दहशत ज़दगी का यह आलम था कि इसने घोड़े की लगाम छोड़कर हाथ आसमान की तरफ उठाकर जोड़ दिया और अगला पहाड़ पर खुदा को पुकारने लगी। मेरे अजीम खुदा, आसमानों के खुदा, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मैं गुनाहगार हूँ। मेरा बाल बाल गुनाहगार है। मैं गुनाह करने आई थी। मैंने गुनाहों में परवरिश पाई है। मेरे खुदा, मैं इस वक्त बहुत छोटी थी जब मुझे बड़ों ने गुनाहों के रास्ते पर डाला था। उन्होंने मुझे गुनाहों के सबक दिए, जवान किया, और यहाँ के मर जाऊँ मर्दों को अपने हुस्न और अपने जिस्म से गुमराह करो। इनके हाथों इंसानों को कत्ल करवाओ, झूठ बोलो, फरेब दो और बदकार बन जाओ। इन्होंने बताया था कि यह सलीब का फ़र्ज तुम पूरा करोगी तो जन्नत में जाओगी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और इसके घोड़े की रफ्तार घटती जा रही थी। ज़ारो कतार रोते हुए इसने खुदा से कहा, तेरा जो मज़हब सच्चा है, मुझे इसका मुजज़ा दिखा। इसके अकीदे मुजलसल हो गए थे। गुनाहों के एहसास ने इसके दिमाग पर काबू पा लिया था। मौत के खौफ ने इसे फरामोश करा दिया था कि इसका मजहब क्या है। इसे अपना माजी गुनाहों में डूबा हुआ नजर आ रहा था और इसके दिल में यह एहसास बेदार हो जा रहा था कि वो मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ है और इसे धोखे और फरेब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब सज़ा सिर्फ इस अकेली को मिल रही है। इसे गशी की लहर आई और वो गिर गई। इसने दहाड़ मारी और सर को झटक कर बुलंद आवाज़ से कहा, मेरी मदद करो मेरे खुदा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। और इसके साथ ही इसे याद आ गया कि वो यतीम बच्ची है। मौत के सामने इंसान माजी की तरफ भागता है, जो इंसान फितरत का कुदरती अमल है। इस जवान लड़की ने भी माजी में पनाह लेने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ भी न था। माँ नहीं थी, बाप नहीं था, कोई बहन भाई नहीं था। इसे कुछ याद आया कि सलीबियों ने इसे पाला, इस राह पे डाला जहाँ वो एक बड़ा ही हसीन धोखा बन गई थी। इसे अपने आप से नफरत होने लगी। वो अब बख्शिश चाहती थी। इसे गशी आने लगी। घोड़े की रफ्तार सुस्त हो गई थी कि वह मुश्किल चल रहा था और इसके साथ आंधी भी थमने लगी थी। लड़की होश खो बैठी थी। सुल्तान अयूबी ने सरहद के साथ गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा था। इनमें से 3 दोस्तों का हेड क्वार्टर सूडान और मिस्र की सरहद से 4-5 मील दूर अंदर की तरफ था। हेड क्वार्टर के खेमे से ऐसी जगह नस्ब किए गए थे जहां आंधियों से बचने ओट थी, मगर इस आंधी ने इन खेमे उखाड़ फेंके थे। घोड़ों और ऊँटों को संभालना मुश्किल हो गया था। आंधी रुकी तो सिपाही खेमे वगैरह संभालने में मसरूफ थे। इन 3 दोस्तों का कमांडर एक तुर्क अहमद कमाल था। वो एक खुबरू और बुरे रंग का तुर्कमन मर्द था। वो भी आंधी रुकते ही बाहर आ गया और साजो सामान और जानवरों का जायजा ले रहा था। फजा गिर्द से साफ हो गई थी। एक सिपाही ने एक तरफ इशारा करके उसे कहा, कमांडर
वो घोड़ा और सवार हमारा तो नहीं, हमने अभी लड़कियों को फौज में शामिल नहीं किया। अहमद कमाल ने जवाब दिया, वो लड़की मालूम होती है। बाल बिखरे हुए साफ नजर आ रहे थे। वो इसी सिपाही को साथ लेकर दौड़ पड़ा। एक घोड़ा सर नीचे किए नहायत ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। इसे चारे की बू आई तो हेडक्वार्टर के घोड़े की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर एक लड़की इस तरह सवार थी कि उसके बाजू घोड़े की गर्दन के इधर उधर थे और लड़की आगे को इस तरह झुकी हुई थी कि इसका सर घोड़े के गर्दन से जरा पीछे था। लड़की के बाल बिखर कर आगे आ गए थे। अहमद कमाल के पहुंचने तक घोड़ा वहां बंधे हुए घोड़ों के पास जाकर इनका चारा खाने लगा। अहमद कमाल ने लड़की के पांव को काबू से निकाले और इसे घोड़े से उतर कर बाजुओं पर उठा लिया। सिपाही ने कहा, जिंदा है, फरंगी मालूम होती है, इसके घोड़े को पानी पिलाओ। वो लड़की अपने खैमे में ले गया। लड़की के बाल रेस से अटे हुए थे। अहमद कमाल ने इसके मुंह पर पानी की छींटे मारे, फिर मुंह में पानी की कतरे टपकाने लगा। लड़की ने आंखें खोल दी। वह 4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का रंग गोरा देखकर इसने अंग्रेजी में पूछा, मैं फलस्तीन से हूँ। अहमद कमाल ने सर हिलाकर उसे समझाना चाहा कि मैं ये ज़बान नहीं समझता। लड़की ने अरबी ज़बान में पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं इस्लामी फ़ौज का मामूली सा कमांडर हूँ। अहमद कमाल ने जवाब दिया, और तुम मिस्र में हो? लड़की की आंखें उबल पड़ी और इस कदर घबराई जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। अहमद कमाल ने कहा, डरो नहीं, संभालो अपने आप को। इसने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम फरंगी हो, मेरी मेहमान हो, डरने की कोई वजह नहीं। इसने एक सिपाही को बुलाया और लड़की के लिए पानी और खाना मंगवाया। लड़की ने लपक कर पानी का प्याला उठा लिया और मुंह से लगाकर बेसब्री से पीने लगी। अहमद कमाल ने प्याला इसके होंठों से हटाकर कहा, आहिस्ता, पहले खाना खा लो, पानी बाद में पीना। लड़की ने गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया, फिर वो खाना खाती रही और पानी पीती रही। इसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। अहमद कमाल ने एक खैमा अलग लगवा रखा था जो इसका गुसल खाना था। वहाँ पानी की कमी नहीं थी। खैमा गाह के एक नखलस्तान के करीब थी। अहमद कमाल ने खाने के बाद लड़की को गुसल वाले खाने में दाखिल करके पर्दे बांध दिए। लड़की ने गुसल कर ली, लेकिन वो बहुत ही खौफजदा थी क्योंकि वो अपने दुश्मन की पनाह में आ गई थी, जहाँ इसे अच्छी सलूक की तवक्को नहीं थी। इसके ज़हन में बचपन से यह डाला जाता रहा था कि मुसलमान वहशी होते हैं और औरत के लिए वो दरिंदे हैं। इस खौफ के साथ इस पर हबशियों का, मगरमच्छों और सरा आंधी का खौफ तारी था। अपने साथ की दोनों लड़कियों की मौत और भी ऐसी भयानक मौत की इसके रोंगटे खड़े कर रही थी। इसने गुस्ल करते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि वो अपने नापाक वजूद को धोने की कोशिश कर रही है। इसे दुनिया का पानी पाक नहीं कर सकता। इसने कम तरसी की हालत में तंग आकर अपने आप को सूरत हाल के हवाले कर दिया। अहमद कमाल ने देख लिया था कि ऐसे हुस्न और ऐसे बाज जिस्म वाली लड़की मामूली लड़की नहीं, मिस्र के जैसे ऐसे फरंगी लड़की कैसे आ सकती है। इसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफिले से बिछड़ गई है, आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमईन नहीं हो सकता था। इसने 3-4 और सवाल किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा कि अगर तुम ये कहती हो कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी तुम्हें छुड़ा दिया है तो शायद मैं मान जाता। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में इस सिपाही ने जो अहमद कमाल के साथ था खैमे का पर्दा उठाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा, ये इस लड़के के घोड़े के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबरा कर थैले पर हाथ रख लिया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला इसे देकर कहा कि लो, इसे तुम खुद ही खोल कर दिखाओ। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि रजब को देवताओं के मालिक ने बांध दिया और 2 लड़कियां आंधी के अंदर तबाह हो गई और उनकी मौत वाक़या हो गई और एक लड़की अहमद कमाल के पास पहुंच गई जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सवार फौजी और खैमा जन था जो कि समंदर के पास खैमे थे। अगली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि इस थैले के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसके खोलने पर लड़की घबरा गई और रजब के साथ कौन सा वाक़या पेश आया और आंधी में देवताओं के कौन कौन से मस्कन तबाह हो गए और क्या इस लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचाया गया या फिर इसे कहीं और भेजा गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसके साथ कौन सा सलूक किया और अहमद कमाल ने इसके साथ कौन सा सलूक किया और लड़की के साथ मज़ीद क्या वाक़यात पेश आए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और देवताओं के साथ जो अनबन बनी हुई थी उनका क्या हुआ। तो
اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی پوری داستان اور پوری ہسٹری کے بارے میں آپ جان سکیں اور تمام معلومات آپ کو مل سکیں اور آپ کی جو نالج ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے۔